India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब किसी झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र को किसी भी झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र को जनगणना की गई झुग्गी झोपड़ी घोषित कर दिया जाता है, यानी कि सरकारी या नगर निगम के उपक्रम की भूमि पर झुग्गी स्थित है, तो ऐसी झुग्गियां महाराष्ट्र स्लम एक्ट के तहत अलग से अधिसूचना की आवश्यकता के बिना ही झुग्गी झोपड़ी अधिनियम के तहत पुनर्विकास के लिए स्वतः ही पात्र हो जाती है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि स्लम एक्ट की धारा 4 का उद्देश्य पुनर्विकास के लिए स्लम क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें घोषित करना है। हालांकि चूंकि जनगणना की गई झुग्गियों को पहले से ही स्लम एक्ट के तहत बनाए गए विकास नियंत्रण विनियमन के तहत मान्यता प्राप्त है, इसीलिए धारा 4 के तहत अलग अधिसूचना की आवश्यकता निरर्थक है और अनावश्यक होगी। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें स्लम एक्ट के तहत मुंबई में स्लम क्षेत्र के पुनर्विकास पर वाद शामिल था। अपीलकर्ताओं ने पुनर्विकास के लिए अपने परिसर को खाली करने के लिए SRA नोटिस को चुनौती दी है। ये विवाद मुंबई में स्लम एक्ट के तहत SRA द्वारा शुरू की गई पुनर्विकास परियोजना से उत्पन्न हुआ था। अपीलकर्ता जनगणना की गई झुग्गी के रूप में घोषित एक भूखंड के निवासी थे और उन्हें पुनर्विकास के लिए अपने परिसर को खाली करने का निर्देश दिया गया। कई नोटिस और सर्वोच्च शिकायत निवारण समिति द्वारा उनकी चुनौती खारिज किए जाने के बावजूद अपीलकर्ताओं ने खाली करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण दिसंबर 2022 में दूसरा नोटिस भेजा गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में उनकी रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण का महडा के किराएदार होने का दावा करने वाले अपीलकर्ताओं ने झुग्गियों के पुनर्विकास के ऊपर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि वे महडा के किराएदार हैं और उनका किराया दे रहे हैं। और आरोप लगाया गया कि पुनर्विकास योजना में 70% रहने वालों को की अनिवार्य सहमति का अभाव है। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस धुलिया द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि एक बार जब महडा ने झुग्गी क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिए, तो अपीलकर्ताओं की ओर से SRA द्वारा पुनर्विकास का विरोध करना अनुचित होगा, क्योंकि उनका तर्क है कि झुग्गी क्षेत्र का पुनर्विकास MHADA द्वारा किया जाना चाहिए, न कि स्लम एक्ट के तहत SRA द्वारा। न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के इस दावे को खारिज कर दिया कि वे महडा के किराएदार हैं और महडा जो है को किराया दे रहा है। बता दें आपको कि न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि पात्र झुग्गी निवासियों के अपेक्षित 70% ने पुनर्विकास योजना के लिए सहमति नहीं दी थी। अपीलकर्ताओं के दावे को गलत बताते हुए इसके बजाय टिप्पणी की कि सोसाइटी के पात्र झुग्गी निवासियों में 70% से अधिक ने ये निर्णय लिया है कि वे अपने झुग्गियों का पुनर्विकास करते थे। इस संबंध में अब तक काफी प्रगति हो चुकी है। न्यायालय ने अपील खारिज की और झुग्गी के पुनर्विकास की अनुमति दी गई। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। वो निर्देश काफी ज्यादा मायने रखता है। निर्देश यही है कि दिल्ली में अस्थायी रूप से तैनात CRPF कर्मियों के लिए किराए के आवास में मुद्दे को उचित समय के भीतर सुलझाएं और ऐसे में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक वह अनुच्छेद 142 के अधिकार क्षेत्र के तहत आवश्यक रूप से निर्देश जारी करेगा। जस्टिस A.S. ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान के खंडपीठ CRPF कर्मियों को उन्हें दिए जाने वाले HRA
के तहत दिल्ली में किराए के आवास उपलब्ध कराने के मुद्दे पर संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वर्तमान मामला दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को केंद्र सरकार द्वारा चुनौती देने का है, जिसमें 17 फरवरी 2005 और 28 अप्रैल 2017 के सीआरपीएफ के आदेशों को रद्द कर दिया गया, जिसमें केवल मुख्यालय में कार्यरत लोगों को ही जीपीआरए के आवंटन के लिए पात्र बनाया गया था। यहाँ सीआरपीएफ के 9 अधिकारियों ने रिट याचिका के माध्यम से उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए न्यायालय का रुख किया था। न्यायालय ने दर्ज किया कि प्रतिवादियों द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार कर्मियों को सरकारी क्वार्टर आवंटित नहीं किए जा सकते हैं। इस पर विचार करते हुए न्यायालय ने संघ को उचित समाधान निकालने का निर्देश दिया और वह प्रासंगिक निर्देश जारी करके अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का संबल जामा मस्जिद पे रंगाई मामले के ऊपर फैसला है। बता दें आपको, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई को 1 सप्ताह के भीतर संबल की जामा मस्जिद की सफेदी कराने का निर्देश दिया है। और जो मस्जिद प्रबंधन समिति और एएसआई के बीच 1927 में हुए समझौते के अनुसार है। एएसआई को उन हिस्सों पर सफेदी कराने को कहा गया है जहां पर सफेदी की जरूरत है। कोर्ट ने मस्जिद समिति को काम पूरा होने और 1 हफ्ते के भीतर सफेदी में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ द्वारा पिछले महीने मस्जिद समिति द्वारा दायर आवेदन के निपटाने के बाद ही आया है। समिति ने आगामी रमजान महीने से पहले मस्जिद की सफेदी और सफाई की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने एएसआई के वकील एडवोकेट मनोज कुमार सिंह के दावे पर असंतोष व्यक्त किया है। मस्जिद प्रबंधन समिति कई वर्षों से मस्जिद की सफेदी कर रही है और ऐसे में जिससे उसकी बाहरी दीवारों को नुकसान पहुंचा था। अदालत ने एएसआई की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं और सिंह ने सख्ती से पूछा है कि एएसआई के अधिकारी ने इतने वर्षों के दौरान ही हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, और जबकि कथित नुकसान मस्जिद समिति की कार्रवाई के कारण हो रहा था। पीठ ने यह भी कहा कि एएसआई सरकार के इशारे पर काम कर रही थी। आप 2010 में कहाँ थे, 2020 में कहाँ थे, 2024 से 25 में ही उठे और आप लोग आपने कहा कि कई वर्षों से मस्जिद समिति सफेदी कर रही है और क्या आपने किया है। आप सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, बार बार हम परमिट कर रहे हैं, फिर भी अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सुनवाई के दौरान जब एडवोकेट हरिशंकर जैन ने स्मारक संरचना के रखरखाव और रखरखाव से संबंध में मस्जिद कमेटी और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित 1927 के समझौते को चुनौती देने वाले हलफनामे का हवाला देना चाहा तो पीठ ने उनसे एएसआई के लिए बहस न करने को कहा। एएसआई और राज्य के वकील दोनों अदालत में मौजूद हैं। उन्होंने ये कहते हुए कोई नोटिस नहीं दिया कि मस्जिद समिति ने समझौते का उल्लंघन किया। परिणाम स्वरूप अदालत ने एएसआई को 1 सप्ताह के भीतर मस्जिद को सफेदी करने का निर्देश दिया। अब्दुल्ला, आपको बता दें कि रशीद बनाम एनआईए मामले में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एनआईए से जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यूएपीए के तहत दर्ज आतंकवाद वित्त पोषण मामले में उन्हें कस्टडी पैरोल देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। राशिद ने संसद के चल रहे सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की, जबकि जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 18 मार्च को तय कर दी है। राशिद ने 10 मार्च को उन्हें कस्टडी पैरोल देने से इनकार करने वाले विशेष एनआईए अदालत के आदेश को चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट में उन्होंने इस आधार पर राहत मांगी कि उन्हें सांसद होने के नाते अपने सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए सत्र में भाग लेने की आवश्यकता है। राशिद की ओर से सीनियर एडवोकेट
एन खरी खारन पेश हुए और कहा कि संसद का मौजूदा सत्र 4 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। उन्हें पिछले सत्र में भाग लेने के लिए अदालत ने 2 दिन की कस्टडी पैरोल दी थी। दूसरी ओर एनआईए की ओर से पेश वकील अक्षय मलिक ने कहा है कि राशिद को पहले राहत अलग परिस्थितियों में मद्देनजर दी गई थी और क्योंकि उन्हें कोई नामित एनआईए अदालत नहीं थी, जो कि अब स्थिति नहीं है। फरवरी में हाईकोर्ट के एकल जज ने राशिद को संसद में भाग लेने के लिए 2 दिनों की हिरासत पैरोल दी थी। बाद में अदालत ने विशेष एनआईए अदालत जो है उससे राशिद की जमानत याचिका पर जल्द फैसला लेने को कहा था। बता दें आपको कि इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने अब उन्हें हिरासत पैरोल देने से इनकार करते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका पर 19 मार्च को आदेश सूचीबद्ध किया। राशिद 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए और 2017 के आतंकी वित्त पोषण मामले में यूएपीए के तहत एनआईए द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। और अगली खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि अवैध होर्डिंग का पूरा मामला जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना द्वारा दायर की गई शिकायत पर यह आदेश जो है पारित किया है और जिसमें दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2007 की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख 18 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। बता दें कि न्यायालय ने कहा है कि डीपीडीपी अधिनियम 2007 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध की गंभीरता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि ये न केवल आंखों में खटकने वाला और सार्वजनिक उपद्रव है जिससे शहर की सौंदर्य भावना नष्ट हो रही है, बल्कि यातायात को विचलित करके यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए खतरनाक भी है और पैदल यात्रियों और वाहन के लिए सुरक्षा चुनौती पेश करता है। अवैध होर्डिंग्स के गिरने से होने वाली मौतें भारत में कोई नई बात नहीं है। शिकायत में केजरीवाल और अन्य पर 2019 में द्वारका में अवैध होर्डिंग लगाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस पहले शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रही, जिसके बाद सक्सेना ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया और याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि शिकायत 2019 में दर्ज की गई थी और वर्तमान में कथित स्थान पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगा है, इसीलिए कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। पुलिस ने ये भी कहा कि होर्डिंग पर प्रिंटिंग प्रेस का विवरण नहीं दिया गया था, इसीलिए ये निर्धारित करना संभव होगा कि वे कहां से और किसके कहने पर छपे थे। पुलिस ने ये भी तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लगभग 8 से 10 लोगों के नाम आरोपी के रूप में दर्ज किए थे, लेकिन अदालत में दायर आवेदन में अधिकांश नाम हटा दिए गए थे। इन दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि बैनर बोर्ड टांगना या होर्डिंग लगाना संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि शिकायतकर्ता ने ये दिखाने के लिए तारीख और समय की मुहर के साथ ही तस्वीरें रिकॉर्ड में रखी थी कि होर्डिंग अवैध रूप से लगाए गए थे। इसीलिए अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया दिखाया है कि संज्ञेय अपराध किया गया है। इस मामले में पुलिस जांच क्यों जरूरी है, इस पर न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता से होर्डिंग लगाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में सबूत पेश करने की उम्मीद करना अनुचित होगा। और अगली खबर का रुख करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला को आपको बता दें कि जमानत दे दी है और ये जमानत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस पर अपनी 7 वर्षीय भतीजी को जलाने का आरोप लगा है, क्योंकि उसकी बच्ची ने किराने का सामान खरीदने के लिए दिए गए 50 रुपये में से 10 रुपये की चॉकलेट
पर खर्च कर लिए थे। न्यायमूर्ति SG डीगे की पीठ ने कहा है कि आवेदक 4 साल और 6 महीने से अधिक समय में जेल में हैं और फिर भी मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई और वह अपनी 7 साल की बेटी के साथ जेल में हैं। आवेदक की कैद अवधि को देखते हुए उसे हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। 28 सितंबर 2020 को आरोपी वंदना काले कथित तौर पर अपनी भतीजी को चिकन और लीवर खरीदने के लिए 50 रुपये उसने दिए थे। बच्ची के लौटने पर पता चला कि 10 रुपये चॉकलेट खरीदने पर खर्च कर दिए, जिससे कथित तौर पर काले को गुस्सा आ गया। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि काले ने फिर बच्ची के हाथ पर बांध कर उसे रोका, उसके मुंह में रुमाल ठूस कर उसे चुप करा दिया और बच्ची की जांघों और निजी अंगों पर गर्म चम्मच से उसको जला दिया। बच्ची की मौसी, जो उसकी मां की मौत के बाद अभिभावक थी, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जब एक पड़ोस ने बताया कि बच्ची गंभीर चोटों के कारण चलने में असमर्थ है। काले पर भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। जांच से पता चला कि आरोप मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.